हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आज आप सब। आज संडे और हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा एक हम क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अभी 7 फरवरी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, उसका मैंने एक पूरा सेट है मैथ्स का, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा पेपर आया था और हम इवेलुएट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट divides 87 and 123 leaving respectively 7 and 3 as remainders। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे हैं। तो ऑप्शन में क्या है, 20 है, 36 है, 40 है और 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। राइट, तो हम पहले 80 से अगर ट्राई करें 87 को काटने का, तो 7 तो आएगा, बट 80 से हम 123 काटेंगे तो 3 नहीं आएगा, है ना। तो हम 40 से ट्राई करते हैं। जैसे 87 को हम क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, तो 40 दूना 80 और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, शेष। तो ये वाली कंडीशन तो सही हो गई। अब 123 को डिवाइड करके हम देखते हैं किससे, 40 से। तो 4 दूनी 8, 3 बार जाएगा, 120 आ जाएगा आपका, 3 रिमाइंडर आ गया, है ना। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 40, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और 7 और 3 एज अ रिमाइंडर आएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 0.4 बार प्लस 0.6 बार इज। 0.4 बार प्लस 0.6 बार का मान आपको बताना है। बेसिकली जो बार है ये पहली बार अभी क्वेश्चन आया था इस पे, नहीं तो नहीं आया करते थे ऐसे क्वेश्चंस। तो बार का मतलब क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है 0.4 बार, इसका मतलब ये है कि 0.4444 ये कितने टाइम्स है, इन्फिनिटी है, अनंत बार है। तो फिर हम उसके लिए बार लगा देते हैं। और ये क्या है, 0.6 बार लगा हुआ है, मतलब 0.666, ये क्या है, अनंत, इन्फिनिटी टाइम्स है। तो इनको सॉल्व करने के लिए अगर हमें 0.4 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, देखिए 0.4 बार को अगर हमें फ्रैक्शन काटना है, इसका मतलब क्या होता है, 4 जो संख्या जिस पे ऊपर बार लगा है, और कितनी बार लगा है, एक बार ना, तो हम अपॉन में क्या करते हैं, 9 कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है बार को हटाने का, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। एक नंबर और हमारा क्या था, 0.6 बार, तो इसको क्या हो जाएगा, 6/9। अब देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करना है हमें, है ना। तो क्या दिया हुआ है, 0.4 बार प्लस का 0.6 बार, क्या हो जाएगा, 4/9 प्लस का 6/9। अब हर समान है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे, तो 6 4 10/9 आ गया। अब ये क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिश्र भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, 9 को भाग देंगे 10 से। जैसे 9 10 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो जो आपने जितनी बार भाग दिया मतलब 1, और रिमाइंडर जितना आया वो ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे। ये होता है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक सही 1/9। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 4/7, 9/16, 1, 2/7 एंड 3/5। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर या डिफरेंस बताना है। तो अगर हमें ये पता हो, आई होप आपको पता होगा, हमने जब फ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई मिश्र भिन्न दी हुई है तो सबसे बड़ी होगी, है ना। देखिए, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सब बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मिश्र भिन्न है, मतलब 1:2/7। तो ये इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या है, 7 एकम 7 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, 9/7 इसका मतलब है। तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, यही हो गई, दिस इज द लार्जेस्ट हो गई ये, है ना। अब हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, इन तीनों में से सबसे छोटी भिन्न कौन कौन सी है, किस किस में, 4/7, 9/16
और 3/5 में हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटी कौन है। जो सबसे छोटी होगी तो हमें स्मॉलेस्ट पता चल जाएगी, तो फिर हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अब आपको 3 ही है तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो तरीका है वो अपना सकते हैं कि 16 चौको 64 और 9 सत्ते 63। देखिए इसका हमने किया तो 16 चौको 64 9 सत्ते 63, मतलब इन दोनों में ये बड़ी है और ये छोटी है। जिसका अंश बड़ा आएगा वो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा आएगा वो छोटी होगी। तो ये वाली ही छोटी है तो हमें छोटी ही चाहिए थी तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो 9 पन्ना 45 और 16 दूना 32 16 तिया 48, तो क्या आया, ये बड़ी हो गई 48, मतलब दिस इज, ये भी इससे बड़ी हो गई, तो ये इससे बड़ी है और ये भी इससे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी आ गई, 916 916 नहीं 9/16, मतलब 9/16 क्या है आपके स्मॉलेस्ट भिन्न है और 9/7 क्या है ग्रेटेस्ट भिन्न है। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो हम सिंपली डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे, आपका 9/7 माइनस का 9/16, यही है ना, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 16 नहीं है 144 माइनस का 9 सत्ते 63 बटे में क्या करेंगे 16 सत्ते 112। वापस को सॉल्व कर दो। 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया, आपका कितना हो गया 8, तो आपका कितना आंसर आ गया 81/112। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is 2 more than the digit at unit place of that number. Which of the following cannot be the digit at unit place of the square of that number? आपको इसकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदी में पढ़ेंगे, किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। मतलब आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर है, मान लो XY, जब आप इसका स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो जो नंबर आता है स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट डिजिट आता है, मतलब ये वाला प्लेस, वहाँ पे क्या आता है, इस यूनिट डिजिट से 2 ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे y+2 आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो वो नंबर से 2 ज़्यादा आएगा यूनिट प्लेस पे, ये बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो मतलब यहाँ पे कौन सा डिजिट इनमें से नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखो 4 की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे 4 है, ये स्क्वायर करने पे आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट कितना आया 4। अब किसी नंबर, कौन से नंबर का स्क्वायर करने के पे आपका यूनिट डिजिट 4 आ सकता है, किस नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, हम सिर्फ यूनिट डिजिट्स इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है 4 तभी आ सकता है जबकि यूनिट डिजिट पे 2 हो, तो 4 आएगा ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। हमें डिफरेंस कितना चाहिए था, 2 ही चाहिए था, ये इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए था, 2 से 2 ज़्यादा है 4, मतलब 4 आ सकता है। हमें कैन नॉट, मतलब जो नहीं आ सकता वो बताना है। अब अगर आप 5 को चेक करो तो देखो, अगर हमने यहाँ पे आया सपोज 5, अब 5 किसके स्क्वायर करने पे 5 आएगा, तो 5 केवल और केवल 5 का ही स्क्वायर करने पे 5 आ सकता है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं आ सकता। फिर 6 चेक करो, 6 किसके स्क्वायर करने पे 6 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे या तो 6 होगा तो स्क्वायर करने पे 6 आएगा, या फिर 4 भी तो स्क्वायर करोगे तो आपका 6 आएगा। तो 6 और 6 नहीं है, लेकिन 4 और 6 में तो डिफरेंस 2 है ना, तो 6 भी आ सकता है। अब 9 किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो अगर आप देखो तो 9 आता है या तो आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिकाई 9, या फिर 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49। तो देखिए 3 और 9 के बीच में तो 6 का डिफरेंस है, मतलब 3 नहीं हो सकता, बट 7 और 9 में तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब 9 भी हो सकता है। तो हमें क्या बताना था, कैन नॉट बताना था, मतलब जो नहीं आ सकता। तो हमारा 2 नहीं हो सकता, इसका 2 नंबर नहीं हो सकता, मतलब 5 कैन नॉट कम इन द प्लेस ऑफ
स्क्वायर ऑफ दैट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आ सकता क्योंकि उसमें डिफरेंस 5 नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ऐसे जब हमने प्रैक्टिस किए थे तो हमने काफ़ी सारे ऐसे डिजिट वाले प्रैक्टिस किए थे, राइट, कि 2a इंटू का a इक्वल्स टू कितना हो रहा है, b2a, जहाँ पे a और b डिजिट्स हैं। आपको बताना है a और b की वैल्यू क्या है। क्या करना है आपको, a और b की वैल्यू बतानी है। तो बताना है आपको कि a और b अंक हैं तो कौन सी उनकी वैल्यू है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है कि 2a मान लेते हैं कोई नंबर है, उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, a से, ठीक है। तो क्या आ रहा, b2a, मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर खुद ही आता है। तो अगर आप नंबर देखोगे तो डिजिट्स आपके टोटल कितने हैं, 9 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। जो आंसर आएगा वो इन्हीं डिजिट्स में से कुछ आएगा। तो ऐसे कौन से डिजिट हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। जैसे 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो सकता है, राइट। फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 1 1 कम 1 1 भी हो सकता है। 2 का 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 नहीं हो सकता। 3 से करोगे 3 त्रिकाई 9, 3 भी नहीं हो सकता। 4 से करोगे 4 चौको 16, 4 भी नहीं हो सकता। 5 से करोगे 5 25, 5 भी हो सकता है, राइट। 6 से करोगे 6 36, 6 भी हो सकता है। 7 7 49 हो जाएगा, नहीं आएगा। 8 28 64 नहीं आएगा। 9 9 81 नहीं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे जब आप इसका स्क्वायर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट आपकी डिफरेंट आ रही है। हमें यूनिट डिजिट सेम चाहिए क्योंकि देखो a का a से गुणा हुआ तो यहाँ पे a ही आ रहा है, प्रोडक्ट करने के बाद a ही आ रहा है, मतलब हमें वही नंबर चाहिए। तो a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, तो 5 हो सकती है, तो 6 हो सकती है। अगर हमने सपोज करिए a की वैल्यू 0 रख दी, मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए अगर आपने a की वैल्यू 0 रख दी, 2 0 इंटू 0, ये तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा ना। 0 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ये 3 डिजिट में कैसे कन्वर्ट हो गए, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो 0 हम नहीं ले सकते। अब सपोज करिए हमने 1 रखा, 1 भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रखने पे वो 1 गिनना होगा ना वो नंबर। इसमें 3 डिजिट आ गए, 2 डिजिट मल्टीप्लाई होने के बाद 3 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, तो 1 भी नहीं हो सकता। जैसे देखो अगर आपने 2 के बाद a की जगह 1 रख दिया, इंटू का 1 किया, तो ये तो 21 ही आएगा ना। 3 डिजिट में कैसे आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि 1 भी आपका नहीं हो सकता। अब बचे 5 और 6, तो हम दोनों को रख के देखते हैं कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। तो 2 के बाद अगर a की जगह आप 5 रखते हो तो आपको यहाँ भी a की जगह 5 रखना है। और अगर आपने 6 रखा a की जगह 26, तो इंटू का 6। अब देखिए ये किससे मैच करेगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, ये मैच कर रहा है। 10th प्लेस पे आपका 2 है, b की जगह पे 1 है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 6 देखिए 26 छक्का कितना होता है, 156। तो यहाँ पे देखिए ए ये तीनों जगह पे तो a है आपका, बट यहाँ पे 2 होना चाहिए 10th प्लेस पे, बट यहाँ पे 5 है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारी क्या आ गई, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। और यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 5, और b इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 1। कौन सा ऑप्शन है, a 5 है, b 1 है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्चुअली मैंने वही आपका क्वेश्चन पेपर की PDF ले ली है PYQ से, तो इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, a माइनस बी इक्वल्स टू 11/5 एंड ab इक्वल्स टू 3/4, देन वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी हमें बताना है। आपको इसके लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होता है फार्मूला, कि a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। हमें यही चाहिए था। और a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
माइनस का 2ab। तो हमें क्या चाहिए था, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab चाहिए था इसमें। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है बस माइनस का 2ab हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 4ab जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया तो ये आएगा। अब आप उसमें 4ab जब जोड़ दोगे तो ये माइनस 2ab से इसका 2ab चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 2ab बचेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे होता है। तो हमें अगर ये फार्मूला पता है तो हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना, वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी हमारा दिया हुआ कितना, 11/5 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ए बी कितना दिया हुआ है, 3/4। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। सो 4 से 4 कट गए, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121/5 प्लस का 3। 4 से 4 कट गया ना तो 3 बस बचा। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो 121 प्लस का 15/5। अच्छा यहाँ पे 25 कर लेना ना, क्योंकि आपने 11 का स्क्वायर किया, 5 का भी तो स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या आएगा, 25 आएगा। अब ये बराबर कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 121 में आप 15 जोड़ोगे तो 100। अच्छा यहाँ पे 15 नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं, क्योंकि 25 नहीं 75 जुड़ेगा ना। देखिए फिर से समझा दे रही, हमने क्या किया, हमने 11/5 का स्क्वायर किया तो 121/25 आया और 4 से 4 कट गया तो प्लस का 3 आया। आप क्या करोगे, आप 121 प्लस का 25 3 75/25, ठीक है। अब 121 में आप 75 ऐड करोगे तो 6 7 2 9 और 1/25। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर a प्लस बी लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है इस तरह के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इधर लगा दोगे 196/25। तो बेसिकली ये 196 है, वो क्या है, 14 का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14/5। ऑप्शन में है क्या, 14/5। अच्छा आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 14/5 को आपको क्या करना है, मिक्स्ड भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, 5 से 14 को डिवाइड करोगे, मतलब 14 में आपको 5 का भाग करना है। तो 5 दूनी 10, आपका कितना रिमाइंडर आया है यहाँ पे, देखिए 4 आया है ना। तो जब हम इसको मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, आप उनका जितना क्वोशंट आया, क्वोशंट कितना है 2, तो 2 क्या लिखते हैं, सामने लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 4, जो कि आपका रिमाइंडर आया है 4 और अपॉन में 5 जिससे आपने भाग किया है। तो 2 सही 4/5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस का 1 अपॉन का 4 माइनस का 1/3 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 10/3। देन द वैल्यू ऑफ, आपको 11x प्लस 21/2 का वैल्यू। ये आपका अलजेब्रा से सवाल है ना, अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं आपके लिए। अलजेब्रा, मेंसुरेशन हो गया और ज्योमेट्री हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हमें स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली स्पेस कहाँ पे बनाया जाए, हम इसी को इरेज कर देते हैं। ठीक है, so what we need is space, राइट। यहाँ पे हम इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं।
चलिए क्या था हमारा क्वेश्चन? ये तो रह ही गया। हमारा क्वेश्चन था 7x माइनस का 1 अपॉन का, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए 7x माइनस का 1 अपॉन का 4 माइनस 1/3 2x माइनस का 1 माइनस का x अपॉन का 2 इक्वल्स टू 10/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको देखो 7x माइनस का 1 यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे आप क्या करो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4x माइनस का 1 और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा, तो प्लस का x अपॉन का 2 इक्वल्स टू 10/3। आप क्या करोगे आप, तो 7x माइनस का 1 अपॉन का 4 माइनस का ये बटे में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और इस 4x का और इस x से क्या हो जाएगा 5x, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 5x। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो माइनस का 5x और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन का 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का 4 और 6 का एलसीएम कितना है 12, तो हम क्या करेंगे 12 हर में क्या लिख देंगे 12। ठीक है, अब 12 लिखने के बाद अब आपको 4 से कितनी बार 12 में भाग करना पड़ेगा, तो 4 3 12 3 आया ना, तो हम 3 से अंश में गुणा कर देते हैं, 7 3 21 x माइनस का 3 ये वाला माइनस, फिर 5, अब 6 को कितनी बार 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 होता है, तो 10x और प्लस का 2 यहाँ पे x आप लगा दो इक्वल्स टू 10/3, तो आपका है। अब देखिए यहाँ पे 21x माइनस का 10x तो कितना आया आपका 11x, फिर माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आया माइनस का 1 अपॉन का 12 इक्वल्स टू कितना है 10/3। अब आप 3 से इसको काट दोगे, 3 चौको 12 और इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 11x माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 40, तो आपका 11x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 41 आ जाएगा, तो x बराबर 41/11 आ गया। वैल्यू किसकी रखनी है 11x प्लस का 21/2, तो आप क्या करोगे x की जगह 41/11 रख दोगे, तो 11 गुणे का क्या 41, x की जगह आपने रख दिया x की वैल्यू प्लस का 21/2। अब 11 से 11 कट गए, तो 41 प्लस 21 कितना आ गया आपका 62 अपॉन का 2। दिस इज़ व्हाट 2 त्याई 6 2 एकम 2, आपका आंसर कितना आ गया 31। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 6 4x इतना, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक फैक्टर है बेसिकली। तो इसके लिए भी अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो हम स्पेस बना लेते हैं। कैसे स्पेस बनाएंगे, यहाँ पे हम वाइट कर देते हैं तो हमारा स्पेस जल्दी से बन के आ जाएगा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हम बना लेते हैं स्पेस। चलिए अब सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, हम इसको गौर से देखते हैं। 4x² प्लस का 16x² माइनस का 16xy। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या आ रहा है, देखो ये 4x² प्लस 16y² माइनस का जो 16 का xy है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखोगे तो ये 2x प्लस
4y का होल स्क्वायर है। क्या है? 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर। 2x का कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर। 4y का कितना हो जाएगा? 4 चौको 16y स्क्वायर माइनस का 2xy होता है। तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 xy। तो ये इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। ठीक है। और जब हमने देखा कि हमने फैक्टराइजेशन किया तो ये इतना आया। देखिए 5 आपका 2x माइनस का 4y प्लस 6 हमने क्या किया है? 2x माइनस, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। माइनस का 4y माइनस का 4y का होल स्क्वायर। हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? 2x माइनस का 4y का होल स्क्वायर माइनस का 6। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे 2x माइनस 4y इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? a। अब जहाँ पे 2x माइनस 4y है हम वहाँ पे a रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी हम रख देंगे a। यहाँ पे हमने a रख दिया। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने a रख दिया। अब प्लस का देखिए यहाँ भी a रख देती हूँ मैं, तो 6a रखा, a का स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 6a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है? इसको गुणनखंड करना है। तो कैसे करना होता है कि देखिए आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 6 36 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 और 4 का बनेगा। जैसे देखिए 6a स्क्वायर, हम प्लस 5a को क्या लिख सकते हैं? 9a माइनस का 4a। जब हम 9a में से 4a माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 5a आएगा, राइट। माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आपका 2a को नहीं 3a को बाहर लेंगे, तो 3a को जब हमने बाहर लिया तो 3 दूनी 6, तो 2a अंदर बचा। यहाँ पे a स्क्वायर था तो 3a हमने बाहर लिया तो 2a अंदर बचा और प्लस का 3 यहाँ पे आ गया माइनस का। अब हम यहाँ से 2 बाहर लेते हैं तो 2 दूनी 4a अंदर बचा। a माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्लस कर देगा 3 0। तो हमारे गुणनखंड क्या निकल के आए? 3a, ये वाला माइनस का 2 और 2a प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे क्या निकल के आए? गुणनखंड निकल के आए हैं। अब हम a की जगह हमने जो माना था वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने a इक्वल्स टू कितना माना था? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू a माना था, तो हम a की जगह ये वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं। तो 3 a की जगह हम क्या लिख देंगे? हम a की जगह लिख देंगे 2x माइनस का 4y और इसमें आप बंद कर दो, यहाँ पे माइनस का 2 है, थोड़ा सा ब्रैकेट को फैला देते हैं। यहाँ पे माइनस का 2, ये देखिए ये एक गुणनखंड हो गया। और दूसरे में देखिए क्या है? बेसिकली 2a, तो 2x माइनस का 4y प्लस का 3 वापस को सॉल्व कर दो तो 3 दूनी 6x माइनस का 4 3 12y माइनस का 2 दूनी 4x माइनस का 8y प्लस का 3। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4x माइनस का 8y प्लस का 3 ये वाला ऑप्शन में उपलब्ध है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है इन वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बायज अ फैन फॉर ₹1500 एंड मार्क्स इट फॉर 2500। मतलब एक दुकानदार ने एक पंखे को 1500 में खरीदता है और उसको 2500 रुपये में मूल अंकित कर देता है। देखिए मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है हमारे कॉस्ट प्राइस में, ताकि दुकानदार अगर जब डिस्काउंट दे तो उसको लॉस ना हो, है ना। क्योंकि अगर मान लो उसको 10% का ही प्रॉफिट चाहिए 100 रुपये में, तो 110 रुपये मार्क कर दिया और जो दुकानदार आएंगे उन्हें तो डिस्काउंट चाहिए होता है, तो फिर उसको लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्या करता है वो मार्क करता है उससे ज़्यादा पे, ताकि जब वो डिस्काउंट दे तो उसको प्रॉफिट हो सके। तो उसने क्या किया था, 1500 का उसकी सीपी थी, कितनी थी 1500 में सामान लेकर आया था और उसने एमपी कितना रख दिया उस पर 2500 रख दिया।
ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस पंखे को उसने अंकित 20% की छूट दी, मतलब डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का। तो अगर जब वो डिस्काउंट देगा 20% का, तो डिस्काउंट देने के बाद 20% का, तो 2500 का आप 20% निकाल लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 आएगा बेसिकली। देखो 2500 का आप क्या करोगे, आपको 20% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूना 50, 500 आपका क्या आ गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ गया आपका, 500। अब डिस्काउंट जब आपका 500 आया है तो आपको फिर उसके बाद भी वो कुछ दे रहा है, साथ ही नगद भुगतान पर 250 की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब सिर्फ 500 का डिस्काउंट देके 2000 में नहीं बेचेगा, 250 के अतिरिक्त उसको और डिस्काउंट देना है। तो एक ग्राहक नगद रुपए में खरीदता है तो उसको कितना लाभ हुआ, तो उसमें अभी आप इसको 250 को और ऐड करो, मतलब 750। टोटल उसने 750 का डिस्काउंट दे दिया। तो अंकित मूल्य कितना था, 2500। तो 2500 में आप क्या करो, 2500 माइनस का कितना, 750। अब जब 2500 में से 750 आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1750। 1750 आ गया है ना। तो उसने खरीदा कितने में था, 1500 में, बेच कितने में रहा है, 1750 में। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 250। 1750 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1500, तो आपका आ जाएगा 250 उसका प्रॉफिट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन x इज एडेड to each of the number, then the number so obtained is this order are in proportion. What is the value of 3x plus 1? क्या बोला जा रहा है कि आप जब क्या करते हो, x को इन चारों नंबर में जोड़ देते हो तो क्या हो जाते हैं, वो समानुपाती संख्या बन जाती है। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। बेसिकली अगर x डायरेक्टली दिया होता ना तो आप इनमें से ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, हम ऑप्शन के थ्रू इसको करते हैं। ठीक है। आपको ये क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब 3x प्लस 1 की वैल्यू अगर मान लो हम 10 मानते हैं, कैसे देखो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर हम 10 मानते हैं मतलब 3x कितना हो जाएगा, इसमें एक माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 से 9 काट दोगे, 3 त्रिका 9। तो इस केस में कितना आ गया, x बराबर 3। यहाँ पे 13 आ रही है तो हम डायरेक्टली करें, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 होएगा। तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 होगा, 13 में आप एक माइनस करोगे तो 12 आएगा, 12 को आप इक्वल्स टू 3x, तो 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। इस कंडीशन में 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 16, तो 16 में से 1 आप माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 15, तो 3 पचे 15। इस केस में x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अगर 19 हुआ तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से 1 माइनस करोगे तो 3x इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू कितना, 3 छंग 18, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई। अब आप देखो किसको रखने पे x की वैल्यू आपकी ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 पुट कर दी, सपोज करिए आपने क्या किया, x की वैल्यू 3 पुट कर दी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ। देखिए x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट की, अगर x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो देखिए 4 प्लस 3, 4 3 7 हो जाएगा, बटे का 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। प्रोपोर्शन मतलब ये वाली वैल्यू जो आएगी वो बराबर आएगी इसकी 12 प्लस 3 15, और आपके 24 प्लस 3 27। तो क्या इन दोनों का सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, नहीं, मतलब ये वाला गलत हो गया। अब आप x के बराबर 4 रख के देखो, तो 4 4 8 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, बराबर किसके 12 प्लस 4 16, और 24 प्लस 4 28। देखो क्या इनकी सेम आ रही है। आप देखोगे कि आप इसको काटोगे, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, इसको 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 4/7 4/7, मतलब ये प्रोपोर्शनेट में। तो आपका आंसर कितना आ गया, नंबर 2। और अगर आप ऑप्शन से नहीं करते तो आप क्या करते, आप फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर उसको आप सॉल्व करते। जैसे मान लेते हैं कोई जो x ऐड करने पे, तो ये क्या हो जाती है संख्या, 4 प्लस एक्स अपॉन का 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आता, 12 प्लस एक्स अपॉन का 24 प्लस एक्स। ये भी कोई गलत नहीं है, आप इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता और एक्स की वैल्यू आपकी 4 आ जाती। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप ऑप्शन से भी चले जाओगे। नेक्स्ट है इफ यदि 3x माइनस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री दो समपूरक कोण हैं, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आपको बताना है वैल्यू 2x माइनस 4 डिग्री की। हमें पता है अगर कोई दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, फिर संपूरक कब होते हैं, जब उन दोनों का योग क्या होता है 80 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है ना। मतलब 3x माइनस का 30 डिग्री प्लस का 2x प्लस का 20 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, वो 180 के बराबर होगा, है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस 3x कितना हो जाए आपका 5x, अब ये माइनस का 30 और ये प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू कितना आया 180। अब 5x इक्वल्स टू ये माइनस का 10 इधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा 180 प्लस का 10, तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 प्लस का 10 190। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आप तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से आप इसको काटोगे तो कितना चला जाएगा 38 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, 2x माइनस 4 डिग्री पूछा हुआ था, तो 2x की जगह आप क्या रखोगे 38 माइनस का 4, वो कितना हो जाएगा 38 दूना 76 माइनस का 4, ये कितना आ गया आपका 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। एंगल P and O of a triangle POR are respectively 30 degree and 50 degree. If the bisectors of angle P and Q meet at O, then the value हमें बतानी है। तो देखिए मैं इसको ना एक समझाने की कोशिश करती हूँ आपके फिगर में से कि देखिए अगर मैं एक यहाँ पे ऐसा त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पे आप मान लेना ये ट्रायंगल है, ये क्या है P, ये आपका ट्रायंगल है कौन सा PQR मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि बाइसेक्टर एंगल P और Q को कोई एक जो बाइसेक्टर है, मतलब कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से कोई बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, यहाँ से ये बाइसेक्ट कर रहा है, जीरो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। फिर आपको बताना है कोण POQ मतलब इसका आपको बताना है कितना आएगा, उसमें से माइनस कर। तो हमें क्या पता है अगर कोण P इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो जब आप उसको बाइसेक्ट करोगे मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वो कितनी हो जाएगी 15 डिग्री जो आएगी वो क्या आएगी, ये वाला कोण OPQ, ये वाला कोण आएगा कितना 15 डिग्री, ये बराबर कितना है कोण OPQ, ये कितना है 15 डिग्री आ गया। अब वैसे ही सेम इसके लिए है कि ये कोण Q टोटल कितना है आपका 50 डिग्री है, तो अगर हम बात करें कोण OQP कितना हो जाएगा, एंगल OQP 50/2 कितना हो जाएगा 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों को क्या कर रहे थे बाइसेक्ट कर रहा था, है ना। अब इतना करने के बाद आपको पता है किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब कि एंगल OPQ प्लस एंगल PQO प्लस एंगल OQP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब OPQ हमको पता है, OPQ कितना आया 15 डिग्री प्लस PQO आया है, PQO या फिर OQP आप मान लो कितना आया है आपका 25 डिग्री, और प्लस का हमें ये वाला निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x डिग्री, तो ये x डिग्री इक्वल्स टू कितना है 180। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 40, तो यहाँ से
x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 40, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 140 डिग्री। अब ये कितनी आ गई 1, इस कोण का मान कितना आ गया, कोण POQ कितना आ चुका है आपका 140 डिग्री। POQ कितना आ चुका है 140 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ OQP मैंने इसको लिख दिया, इसको आप लिख दो, ये क्या है POQ, ये कितना आ गया 140 डिग्री आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है, माइनस का 2 कर देना है। तो इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 270 नहीं 280 माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following measurement can't be the side of a right angle? So right triangle का आपको पता है वहाँ पे ट्रिपलेट्स बनती है, मतलब कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो हमें यही यहाँ पे लगाना है। तो आप देखोगे तो हाइपोटेनस जो हमारी होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। मतलब सबसे बड़ी भुजा अगर हम चेक करें यहाँ पे 16 है, मतलब 16 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो किसके बराबर होगा, 12 का स्क्वायर प्लस के 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना होता है। कैसे, देखिए आपको पता है 16 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा, 256 में 6 आता है ना, 6 36। 12 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 आएगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो 4 + 4 करोगे तो 8 आएगा, ना कि 6 आएगा। तो मतलब ये नहीं है, ये गलत है। अब यहाँ पे पॉइंट वाला है तो हम पहले बिना पॉइंट वालों को चेक कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो पॉइंट वालों को चेक कर लेंगे। अब हम 12 16 20 को चेक करेंगे। यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी है 20, मतलब क्या होगा 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 16 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 400 होता है, तो लिख ही लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आप देखोगे ये सही है, क्यों, क्योंकि 6 + 4 यूनिट प्लेस पे देखो 0 आएगा, 256 में 144 जोड़ोगे तो 400 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव रोटेशनली सिमेट्री, तो घूर्णन सममिति इनमें से कौन से लेटर पे नहीं है। तो आप अगर देखोगे कि अगर आप H को रोटेट करोगे तो भी सेम रहेगा, O पे रोटेट करोगे तो ये भी सेम रहेगा, लेकिन जब आप E को रोटेट करोगे तो इसका सेम नहीं बनेगा, मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल PR and QS ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS intersect at point O if OP equals to x plus y centimeter, OQ equals to 20 centimeter and QR equals to 16 centimeter and OS equals to y plus 7 centimeter, then the value of 7x minus का y आपको बताना है। तो हमें क्या पता है, अगर समांतर चतुर्भुज की हम बात करते हैं तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मतलब अगर आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, यहाँ पे मान लीजिए PQRS, तो इसके जो विकर्ण बनेंगे ना QS और PR, ये क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे एक बिंदु O है, इसका मतलब है कि PO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा OR हो जाएगा, और OS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा OQ हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे को बराबर बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, अब हमें चाहिए स्पेस, तो हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जिसे ये पता है तो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो हमें क्या पता है कि PO इक्वल्स टू OR है, तो यहाँ पे देखिए OP इक्वल्स टू कितना है x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा OR के, तो OR कितना दिया हुआ है 16, तो ये 16 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक हमारा ये पॉइंट बना, और दूसरा OS मतलब OS कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए y + 7, तो y + 7
ओ क्यू कहाँ दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू 20 है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस का 7, मतलब बाई इक्वल्स टू कितना आ चुका है 13। अब यहाँ पे देखिए बाई इक्वल्स टू 13 आया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई की वैल्यू पुट कर दोगे, तो x प्लस का 13 इक्वल्स टू 16, x बराबर कितना आ गया, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसको। क्या पूछा है, 7x माइनस का बाई पूछा है, तो यहाँ पे क्या आपको निकालनी है 7x माइनस का बाई, तो 7 गुणे का x की जगह 3 रखोगे, बाई की जगह 13 रखोगे, तो 7 3 21 माइनस का 13, तो कितना आएगा ये 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मतलब किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो आपको समलंब अगर हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की बात करें तो उसका क्या होता है कि उसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती हैं, और दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। जैसे ये अगर हम मान लेते हैं एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ए बी और सी डी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी, मतलब समांतर होंगी। ए बी पैरेलल किसकी होगी, सी डी की, और ये वाली जो भुजाएं होंगी ये पैरेलल नहीं होंगी। तो यही दिया गया है कि इसका परिमाप, मतलब इन सभी भुजाओं का योगफल कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी असमांतर भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि इसकी समांतर भुजाएं जो ये हैं, ये ए है और ये क्या है बी है, ठीक है। इसकी समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए और बी हैं। तो इसका अगर हम परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर, तो वो क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड और प्लस सम ऑफ अनपैरेलल साइड की जो पैरेलल नहीं है, ये वाली। तो हमें क्या पता है पेरीमीटर कितना है 52 दिया हुआ है, ये बराबर कितना होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, वो क्या है हमारी a प्लस बी है, तो a प्लस बी प्लस जो पैरेलल नहीं है उनका असमांतर भुजाओं का योग, वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम a प्लस बी अगर करें तो वो कितना आ गया 52 माइनस का 20, तो a प्लस बी कितना आ गया आपका, वो आपका आ चुका है कितना 32, है ना। a प्लस बी आ गया 32, मतलब समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया 32। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों भुजाएं a प्लस बी इंटू का कितना होता है हाइट। हम मान लेते हैं ये क्या है, कलर चेंज कर देती हूँ, ये क्या है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट है, हाइट कितनी है h1, और हमसे यही पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें ये h ही बताना है। तो हमने मान लिया इसको h है, तो एरिया हमारा कितना दिया हुआ है 128 इक्वल्स टू 1/2, a प्लस बी हमने यहाँ से निकाला कितना आया 32, और गुणे का h। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटोगे तो ये 16 जाएगा, 16 से इसको काटोगे तो 16 अट्ठे 128, यहाँ से h की आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 6 मीटर, हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा 6 मीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आप देखो
हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देती हूँ। स्पेस की दिक्कत हो जाती है ना अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ले आता है तो। देखिए अब द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, एक आयताकार क्या है, खेत है, ठीक है। मान लेना भी आयताकार है, ए बी सी और डी, और इसका एक ये विकर्ण है बी डी। तो वो बोला है कि कोई बंदे को पूरा खेत नहीं क्रॉस करना है, यहाँ से आके यहाँ तक नहीं जाना है, उसको यहीं से चले जाना है, विकर्ण से होते हुए पार कर जाना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है, 48। तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, एल इंटू का बी, ये इसकी लेंथ है, बी मान लेते हैं इसकी विड्थ है। वन ऑफ इट साइड्स इज 6, तो क्या बोला है कि 48 अगर हम माने तो एक जो दिया हुआ है साइड 6, तो 6 8 48, तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 8। मतलब एल की जगह पे आप रख दो कितना 8 और बी 6 है। अब हमें ये निकालना है, तो हमें क्या पता है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आप इसको क्या कर दोगे अंडर रूट में बंद कर देते हो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 36, अंडर रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा, अंदर 100 बनेगा तो 10 बाहर आ जाएगा। बेसिकली ये 10 का स्क्वायर ही बनेगा ना अंदर, तो आपका 10 बाहर आ जाएगा। तो आपका विकर्ण आ चुका है 10, मतलब उसको 10 मीटर क्रॉस करना है। अब अगर हम देखें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 20 मीटर। तो अगर हम इसको पता करें तो देखिए बेसिकली आपका इसको निकलना 20 मीटर को अगर हम मिनट में दिया हुआ है, तो अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, मतलब कि 60 सेकेंड्स इक्वल्स दिया हुआ है कितना आपका 20। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 60 सेकेंड इक्वल 20 मीटर। तो 1 सेकेंड की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा 20/60, ठीक है। ये कितनी आ गई, स्पीड आ गई। अब हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना है 10 मीटर, स्पीड कितना है 20/60। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10/20 गुणे का 60, 20 त्याई 60 गुणे का 10, मतलब 30 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 metallic solid cubes of side 8 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter are melted to single solid cubes. So basically देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक बड़े से को पिघला के आप छोटा बनाते हो, या फिर छोटे से को पिघला के 3-4 को पिघला के एक आप बड़ा क्यूब बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, है ना। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, भले उसके आप कितने भी पार्ट कर दोगे, तो वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं होगा। तो हमें बताना है कि बड़े वाले घन की हमें बेसिकली क्या बताना है, साइड बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मानते हैं कि जो एक बड़ा सा क्यूब बनेगा तो उसका साइड हमें बताना है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा उसका ए का क्यूब, है ना। और वो कितने के बराबर होगा, जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो ये क्यूब का अगर वॉल्यूम आप निकालोगे तो क्या होगा, ए क्यूब होता है ना, तो 8 का क्यूब के बराबर होगा, प्लस के 6 के क्यूब के बराबर होगा, प्लस 10 का क्यूब के बराबर होगा। तो अगर हम देखें ए क्यूब इक्वल्स टू 8 का क्यूब कितना होता है 512, 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब आप इन सबको अगर जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1728। और ये किसका क्यूब है, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट 1728, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 12 का क्यूब रूट है, तो आपका 12 निकल के आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको इन प्रेक्षण दिए हुए हैं, उसके माध्यक और बहुलक का माध्य निकालना है। पहले तो आपको उसकी मीडियन निकालनी है, फिर आपको उसका मोड निकालना है, फिर जो निकल के आएगा आपको उसका फिर आपको क्या करना है, मोड मीन निकाल के देना है ना। तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आपकी पूछ ली हैं। थोड़ा सा चीज़ों को क्या डिफिकल्ट करने की कोशिश की गई है ना, लेकिन हम इसको करेंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे। आपको पहले क्या करना रहता है कि जो प्रेक्षण दिए होते हैं, डाटा दिया होता है ना, उसको क्या करना रहता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा आप देखोगे क्या है, 20 है, तो पहले आप 20 को लिख दो। 20 के बाद कौन सा है आपका, 20 के बाद क्या है, 26 है, उसे लिख दो। 26 के बाद आपका 28 है, ये 28 है आपका। फिर क्या है, 30 है, 30 लिख दो। 30 के बाद कौन सा नंबर आपका आएगा, 45, सब 45 लिख दो। 45 के बाद आपका कौन सा नंबर आएगा, ये हमने 45 पे लिख दिया। 45 के बाद आपका आएगा 55 और 56, 55 और 56। फिर आपका आएगा 60 और 61। अच्छा 56 एक बार और दिया हुआ है, तो 56 को आपको एक बार और लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, 60, फिर 61। हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा रहे थे, तभी हमें क्या पता चल गया, इसका जो बहुलक है मतलब मोड निकल के आएगा, वो कितना निकल कर आएगा, 56। क्योंकि मोड क्या होता है, जिसका जो प्रेक्षण होता है डाटा सबसे ज्यादा टाइम्स होता है। तो यहाँ पे रिपीट केवल और केवल 56 हुआ है, 56 दो बार आया है, मतलब इसका मोड निकल के क्या आ चुका है, 56। ठीक है, अब हम मीडियम निकाल लेते हैं। तो मीडियम पहले आप इसको काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, 10 है, मतलब सम नंबर है। तो जब सम होता है तो मीडियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टर्म आपकी प्लस n+1/2 टर्म, याद रखिएगा टर्म है, अपॉन का 2, आप उसका क्या एवरेज निकाल देते हो। तो n/2 मतलब 10/2, मतलब 5वीं टर्म आपको चाहिए, 5th टर्म प्लस का n+1, मतलब आपका n+1, 10 1 11 1/2 नहीं, n+2 आई थिंक होता है ना, n+2/2 होता है। तो 6th टर्म अपॉन का क्या करोगे, 2 करोगे। ये सब टर्म है, मतलब आपको 5वां पद लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद यहाँ पे क्या है, 45, मतलब 45 लोगे, प्लस का 6वां पद, 6वां पद क्या है, 55, 55 लोगे और उसका एवरेज निकाल दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो यहाँ पे 45 + 55 कितना आएगा, 100, 100/2 कितना आएगा, 50। मतलब यहाँ से आपका मीडियम निकल के आ चुका है कितना, आपका जो है तो मीडियन निकल के कितना आ चुका है, मीडियन इक्वल्स टू आ चुका है 50। अब आपको मोड निकालना है, तो मोड कैसे निकालोगे, मोड सॉरी हमने निकाल चुका है, वो आपको मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो मीन इक्वल्स टू कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के आप क्या कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे, बटे कर 2। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड की एक 10 या लाल बादशाह होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो हमें क्या पता है, टोटल पत्ते कितने होते हैं एक गड्डी में, तो टोटल आउटकम कितना होएगा यहाँ से, 52। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं ना। अब जब एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, फिर आगे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ टेंस आपको 10 की निकालना है। तो टोटल 10 कितने होते हैं, हर एक देखिए आप चारों के चारे, चाहे वो डायमंड हो हार्ट हो, है ना, सबके एक एक नंबर होगा 2 से 10 तक। तो कितने 10 टोटल हो जाएंगे, टोटल 10 वाले कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ 10 जो वाले कार्ड हैं वो कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। फिर क्या बोला है, या फिर एक लाल बादशाह, तो एक किंग, वो भी रेड कलर के। तो आपको पता है 2 कलर होते हैं, एक तो ब्लैक होता है, एक तो रेड होता है। तो रेड के 2 कलर कौन कौन से होंगे, एक तो हार्ट वाला, एक तो डायमंड वाला, तो 2 किंग हो जाएंगे।
किंग कितने होंगे 2, तो जो पॉसिबल आउटकम है कितना हो गया 4 + 2 मतलब 6, टोटल आउटकम कितना है 52। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, है ना। तो इसको 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6 और 26 दूना 52, 3/26। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ टीचर गिव्स एन इमेज ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर ग्रिड टू चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू ड्रॉ इट्स enlarged and reduced size image. Which of the following would not be an objective of doing this exercise in a mathematics classroom? तो एक टीचर ने क्या किया कि एक स्क्वायर ग्रिड लेकर आई है, बच्चों को दी है कि उसको एक बड़ा साइज का बनाओ और छोटे साइज का बनाओ। एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देती है और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाएं। निम्नलिखित से कौन सा गणित की कक्षा में क्रियाकलाप करने का उद्देश्य नहीं है, कि ये जो उसने दिया एक्टिविटी उसका कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। तो टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डिफरेंट सिचुएशन, ये तो होगा कि नहीं होगा, अब आपको बताना है। टू प्रोवाइड practice for application of fraction, to provide a scope of integrating arithmetic and geometry, to introduce concept of congruency and similarity। तो आप देखोगे कि इसमें से वो अनुपात और समानुपात पढ़ा सकती है ना, क्योंकि वो एक बड़ा बना रही है एक छोटा स्क्वायर बना रही है, तो देखेगी कि इसमें जो स्क्वायर का रेशियो होगा वो तो साइड का रेशियो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि चारों साइड का रेशियो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सब बराबर होते हैं। तो ये जो रेशियो इसमें आएगा वही रेशियो, क्योंकि कट जाएंगे 1:1 का ही रेशियो आएगा उनके साइड्स के बीच में, तो यहाँ से वो रेशियो पढ़ा सकती है। फिर अब विभिन्नों को फ्रैक्शन पढ़ा सकती है क्या? हाँ पढ़ा सकती है। उसको वो 4 डिवाइड कर देगी, एक को ऐसे कर देगी, कलर कर देगी, फिर पूछेंगी ये कलर कौन से पार्ट का है, तो फ्रैक्शन पढ़ा सकती है। अंक गणित और ज्योमेट्री बिल्कुल पढ़ा सकती है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा पाएगी। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी तो मान लो पढ़ा देगी कि बड़ा वाला स्क्वायर जो है छोटे वाले स्क्वायर के बराबर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कैसे समझाएगी? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि वो जो है तो सब कुछ सेम रहे, मतलब कि साइज भी सेम रहे, शेप भी सेम रहे। तो यहाँ पे शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या डिफरेंस हो रही है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा पाएगी। हमें नॉट ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स डू नॉट प्रमोट। तो क्लोज एंडेड जो गणित के बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं वो क्या होता है, जिनका सिर्फ एक ही आंसर डिसाइड होता है, प्री डिसाइड होता है, सिर्फ एक ही आंसर है। तो क्या क्या प्रमोट नहीं करेंगे? वो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी प्रमोट नहीं करेंगे और हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रमोट नहीं करेंगे, केवल और केवल कॉन्ग्रुएंट थिंकिंग जो है प्रमोट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी सारी चिंतन होता है इसमें, तो हमें नॉट वाला बताना है कौन कौन सा नहीं करेंगे, तो वो ACD नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ACD, मतलब वो अब सारी चिंतन नहीं करेंगे, रचनात्मक नहीं करेंगे और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल नहीं करेंगे, केवल और केवल अभिसारी चिंतन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा जो है तो आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सीखी गई गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग करना, गणितीय तथ्यों का कारण देना, गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, गणितीय संबंधों को अमूर्तन के प्रयोग से समझना। तो आप देखोगे आकलन का रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, कि बेसिकली आप वो रट्टे नहीं लगवा रहे हो आप डेफिनेशन का, ये उसका कोई तरीका नहीं है आपके आकलन करने का, असेसमेंट करने का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। Was the first Indian mathematician who explained that the square root of a negative number does not exist? इनमें से कौन से गणितज्ञ थे जो भारत के, जिन्होंने बताया था कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। जो महावीर थे वो क्या थे? वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने बताया था कि निगेटिव जो वर्गमूल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आस्क्ड टू अरेंज डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जब दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी ने उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया।
विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। सो आपको बताना है स्टूडेंट्स हैज अरेंज द डेसिमल करेक्ट फॉर्म, नहीं करेक्ट फॉर्म में तो उसने नहीं लगाया है, उसने गलत ऑर्डर लगाया है। आपको सबसे छोटा लगाना था, मतलब सबसे इसमें से छोटा कौन सा है, सबसे आपका छोटा है 0.034, उसके बाद कौन सा है 0.23, उसके बाद कौन सा है आपका 1.13, फिर 1.5, फिर 1.6, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन उसने गलत ऑर्डर लगाया था। द स्टूडेंट्स हैज मेड केयरलेस मिस्टेक बाय अरेंजिंग डिसेंडिंग, नहीं डिसेंडिंग होता तो सबसे पहले ये लगाती थी, ये भी नहीं है। फिर अगला टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू रिकॉल द रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग डेसिमल, आपको ध्यान रखना है, आपको कभी रट्टे नहीं लगवाना है मैथ्स में, तो वो क्या बोल रही है जाके रूल को याद करे दोबारा से, तो ये भी नहीं है। द स्टूडेंट हैज डेवलप्ड अ मिसकंसेप्शन ऑफ कंसीडरिंग दैट डेसिमल नंबर बिगर देन मोर डिजिट, हाँ ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट ने क्या किया, उसको लगा कि मतलब 23 जो है वो 34 से छोटा है, तो उसको लगा पॉइंट के बाद जो नंबर है उन पर डिपेंड करेगा, मतलब उसको लगा 23 34 से छोटा है तो उसने 23 को पहले लगा दिया, फिर उसको लगा 5 6 से छोटा है तो उसको उसने पहले लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, कि उसको मिसकंसेप्शन हो गया है। A teacher asked the children to cut out 6 squares of 1 unit each and then ask how many different spaces can you make using these squares, which shape formed would have maximum perimeter, the least appropriate objective of the activity। तो एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग काटने को कहा और फिर पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियां बना सकते हो, सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी, इस क्रियाकलाप का सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य, मतलब आपको लीस्ट बताना है, निगेटिव बताना है, मतलब हैं तो चारों ही लेकिन सबसे कम कौन सा सही है। सो फर्स्ट है टू इंगेज चिल्ड्रन इन ग्रुप, बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न करने के लिए ये एक्टिविटी करवाई गई थी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलपिंग क्रिएटिविटी एनालिटिकल स्किल, के लिए सृजनात्मक एवं विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के लिए। टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर, बच्चों का क्षेत्रफल और परिमाप के अधिगम का आकलन करने के लिए। टू अप्लाई द फॉर्मूला लर्न इन अ न्यू कॉन्टेक्स्ट, याद हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करने के लिए। तो इसमें से सबसे कम जो लीस्ट ऑब्जेक्टिव है हमें वो बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी सब में तो उस बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो सिर्फ ग्रुप में इंगेज करने के लिए तो आप मैथमेटिकल एक्टिविटी नहीं करवाओगे ना, उसके लिए तो आप और कुछ भी करवा सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अ चाइल्ड सॉल्व एन इक्वेशन x + 7 = 15 एज x + 7 - 7 15, तो यहाँ पे उसने उसको इक्वेशन को उसने गलत सॉल्व कर दिया है, क्योंकि उसे हमें द बेस्ट रेमेडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सर्वोत्तम उपचारक कार्यनीति जो है, गिव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, बच्चेकरण को बहुत सारे सॉल्व करवाना चाहिए, नहीं। एक्सप्लेन प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज, प्रॉब्लम को सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करवाना एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या उससे वो समझ जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग अल्टरनेट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे बताना पड़ेगा इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का मतलब अगर कोई इक्वेशन दी हुई है x + 7 = 15, तो अगर वो इधर -7 कर रहा है तो आपको इधर भी -7 करना पड़ेगा, इधर भी उसको -7 करना पड़ेगा अगर वो लेफ्ट हैंड साइड -7 कर रही है, क्योंकि इक्वालिटी में दोनों साइड आपको वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो आप एक साइड कर रहे हो, तभी उसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे 15 आंसर गलत हो जाएगा, उसको इसको सॉल्व करना चाहिए था। x = फिर उसका कितना निकल के आ जाता, 8 आ जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्यूरिकुलम Framework 2005, what are the important skills to be developed among learners while teaching arithmetic and algebra? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार अंक गणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए। लुकिंग फॉर पैटर्न इन द रिलेशनशिप्स, मेमोराइजिंग algebraic identities, seeing relationship between numbers, और rigorous practice of writing algebraic notation। तो आपका जो आंसर है देखिए, मेमोराइजिंग तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बीजगणितीय सर्व समीकरणों को याद करना नहीं,
ये तो आपका गलत ही होगा। तो बी जिसमें जिसमें होगा आप सभी को काटे ही दो। तो आपका सिर्फ एक ही बचा 2। आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए और सी दोनों सही हैं। लुकिंग फॉर पैटर्न आपको देखने हैं और रिलेशनशिप देखने हैं नंबर्स के बीच में, ना कि प्रैक्टिस करवानी उसका उद्देश्य है। तो आपका ए सही है और सी सही है, बी और डी आपके गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आफ्टर टीचिंग shapes in class 8th, a teacher planned a trip to historical places. Which of the following is the most appropriate reason for this? तो क्या कर रही है टीचर? शिक्षा ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई है कब? जब उसने आकृतियां पढ़ाने के बाद उसने क्या किया, शेप्स को उसने पढ़ाया, फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस में घुमाने के लिए ले गई। तो क्या कारण हो सकता है कि सीबीएसई ने रिकमेंड किया था ट्रिप को? नहीं। टीचर हैज कंप्लीटेड, उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था इसलिए अब वो ट्रिप पे चल दी? नहीं। शेप आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप्स एनकरेज कनेक्शन अक्रॉस द डिसिप्लिन। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो भी आर्किटेक्चर होते हैं वो डिफरेंट शेप साइज के होते हैं, राइट, डिफरेंट शेप होते हैं उनमें। तो उसने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो उसको प्रैक्टिकल वे में क्या कर सकती है, दिखा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा अ मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ सिलेंडर। उसने क्या पूछा कि सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं, बेसिकली कितने किनारे होते हैं। एजेस मतलब किनारे। विद्यार्थी ने क्या उत्तर दिया? 2। तो उमा को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि उसने गलत आंसर दिया? नहीं, क्योंकि आपके सिलेंडर में 2 ही एजेस होते हैं। फ्रेज द स्टूडेंट, स्टूडेंट को फ्रेज करना चाहिए। आगे ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ सिलेंडर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड शो द एजेस। तो ये बिल्कुल सही है कि 2 एजेस तो होते हैं, लेकिन बच्चों को एक्सप्लेन भी तो करेगी, दिखाएगी। तो क्या करेगी, वो ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करेगी, बताएगी 2 एजेस के बारे में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल 30 क्वेश्चन जो मैथ्स के थे हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।